अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। मुल्क की जो सिक्योरिटी हालात हैं उनके बारे में भी आज हम चाहेंगे कि अपने शो में बात करें, लेकिन इससे बढ़कर जो आजकल जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है सारी दुनिया और ख़ास तौर पे इस खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे तो सऊदी एक डेलीगेशन आया हाई पावर्ड पाकिस्तान में, और उसके बाद नई जो हुकूमत के क़याम के बाद जो पहला दौरा हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का और हुआ, हेड ऑफ स्टेट का सॉरी, यानी सदर जो है ईरान तशरीफ़ लाए इब्राहिम रईसी साहब, तो उसका भी एक तनाज़र है क्योंकि पाकिस्तान ईरान एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, गो कि वो बड़ा मामूली था और वो ज़्यादा देर ना चला और डी एस्केलेट हो गई चीज़ें, और अच्छा हुआ कि दोनों मुल्कों ने तहम्मुल व बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया बरादराना तल्लुकात के तनाज़र में। लेकिन इसके साथ साथ एक माजी में ईरान सऊदीया थो भी हुआ, वो भी एक मद्देनज़र रखेंगे हम बात, और पर्टिकुलरली जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसके ख़ित्ते में क्या असरात हैं, और उसी तनाज़र में जब पाकिस्तान में इब्राहिम रईसी तशरीफ़ लाते हैं तो किस तरह चीज़ों को जो है हम देखेंगे, किस तनाज़र में देखेंगे, किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और बिलखसूस जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात थी वो कोई बिल्कुल ठप होती दिखाई दे रही है, और अब तो वो बात भी नहीं हो रही कि 18 अरब डॉलर का जो हमें जुर्माना था वो अदा करना या नहीं करना, और पाक अमेरिका ताल्लुकात वो भी हमेशा फोकस में रहे हैं, गो कि इनमें बड़ा तनाव भी रहा, दबाव भी रहा और बड़े मामला रहे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब, स्काइप पर वो हमसे बात करेंगे। जनाब ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का जनाब। बहुत थैंक यू सर, वेलकम। जनाब शुक्रिया। तो मुझे पता है जनाब आपकी मूवमेंट बहुत होती है, काम भी बेशुमार होते हैं, लेकिन स्टिल वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये इब्राहिम रईसी साहब का दौरा के बाद में कोई इलामिया वो जो बड़ा धुआंधार किस्म का होता है वो नहीं कोई इस तरह का आया, और लोग से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक था, हालांकि मेरे दौरे जो भी होते हैं इधर से को उधर जाए उधर से इधर आए उसमें खैर सगाली का एलिमेंट तो फिर भी होता है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब जी। जो ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा है जी, देखिए, हम जहाँ तक ईरानी प्रेसिडेंट का और पाकिस्तान आने का ताल्लुक है जी, तो हम उसको, हर एक शख्स जो पाकिस्तान में है वो एक मेहमान को खुश आमदेद कहेगा, ठीक है, उसको वेलकम करते हैं। और जब मेहमान एक प्रेसिडेंशियल लेवल का हो और अपने एंटोरेज के साथ आया हो और एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखता हो और उस मुल्क से ताल्लुक रखता हो जैसे 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। बिल्कुल। तो 6 साल बाद वो पाकिस्तान की कौम अब तक याद रखती है ये वाकई। जी जी, सही बात। तो 6 साल बाद किसी हेड ऑफ द स्टेट का दौरा हुआ है और पाकिस्तान ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। खासतौर पर मैं कहूँगा इनकी क्लोजनेस थी ज़्यादातर जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे और रज़ा शाह पहलवी ईरान में जो थे वो शहंशाह ईरान जो कहलाते थे, शहंशाह ईरान में कराते थे। तो हम उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत, मुझे बल्कि याद है बड़ा कैटेगोरिकली कि हम वो उस जमाने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई थी और पाकिस्तान नाम ही उधर आपको याद होगा बरसरे ऑपरेशन हुआ था। तो हमारे यहाँ कुछ एयर फ्लीट की कमी थी, तो रज़ा शाह पहलवी की तरफ से कोई 5-6 शनूक हेलीकॉप्टर्स थे जो पाकिस्तान आर्मी को दिए गए थे और ट्रांसपोर्टेशन और उसको ईरानियन पायलट्स ही चलाते थे। तो ये था लेवल ऑफ कॉपरेशन। जिस तरह हमने सीरिया में जाके हमारी एयरफोर्स से जंग लड़ी और आपको पता है फिर वहाँ पे हमने इजरायली जो ये आप 1967 वॉर की बात कर रहे हैं जी, तो मतलब ये लेवल ऑफ कॉपरेशन पाकिस्तान और ईरान का ये था जी जी। इससे आपको ब्रदरहुड का अंदाजा होगा। फिर हमारे दरमियान में प्रॉब्लम रही, कुलभूषण यादव जैसी प्रॉब्लम आ गई, फिर हमारे शक जाता रहा कि इंडियन रॉ वहाँ एस्टेब्लिश हो रही है, कि रिसेंटली जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ इस तनाजुर में, और ख़ास तौर पे जो गजा की पट्टी है और गजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है जिस तरह 30,000 फलस्तीनियंस को मार दिया गया है, अभी ईरान ने इसराइल पे फायर किया, इसराइल ने ईरान पे फायर किया, इस तनाजुर में जो आप यहाँ पे आए हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। जी जी। अब ये तो उनकी अराइवल तक तो हम उसको नेचुरली वेलकम करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर उठ के उन्होंने 8 को मेमोरेंडम भी साइन किए और उसके बाद उनकी ये भी स्टेटमेंट आई है कि जी आप अपने पाँव पे खड़े हो तो हम आपके हालात तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल जाके रुक जाता है
वो ये है कि इस तमाम नहीं, दौरे ये के स्टेटमेंट बाद- जो आप अमेरिका की तरफ से आई उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ईरान ने ये इंडिया दिया है जी। कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, ठीक है, आप हमारे साथ चलने को तैयार हो। उसका ठीक। मतलब क्या है? उसका मतलब है, आपको पता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट का, आपने खुद आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि जी, ईरानी जी। प्रेसिडेंट के आने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पे सैंक्शन लगा दी, ठीक है। जी, जी। उससे पहले पिछले महीने पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जी हम ईरान से सस्ता तेल लेंगे। तो जी। उसके बाद अमेरिका की क्या स्टेटमेंट आई थी आपके जहन में? उन्होंने कहा हाँ कि जी, खबरदार जी, जब जी, पहुंचेगी बिल्कुल। थप्पड़ मारेंगे अगर तेल लिया तो। उसके बाद कल जो कुछ मेमोरेंडम साइन हुई उसमें मैथ्यू मिलर ने जो सुबह अपनी प्रेस टॉक में कहा वो आपकी नजर से गुजरा होगा। उसने कहा जी ईरान पे तिजारत है, और अगर इस तिजारत ईरान पे सैंक्शंस हैं और इस सैंक्शन से हटके किसी ने तिजारत की तो वो फिर हमारा दोस्त नहीं रहेगा। जी, जी। दूसरी बड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का एक मामला हुआ था, 2013 से ये चीज चल रही है। ईरान ने अपने लेवल तक, अपने हिस्से तक गैस पाइपलाइन जो है वो मुकम्मल डाल कर दी लिया। है, और हमारे हिस्से की जो अल्टीमेटली इंडिया भी जानी थी वो उसका स्ट्रक्चर, उसका सर्वे हो गया था, उसकी अलाइनमेंट हो गई थी, उस पर काम शुरू होना था। जब काम शुरू होना था तो अमेरिका ने हमको झिझोड़ दिया कि खबरदार जो काम शुरू किया हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। जी। अब ये जो दौरा हुआ है इसमें भी गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने कोई जिक्र नहीं किया। इसका कोई और जिक्र ही याद नहीं हुआ। रखिएगा, हाँ जी, अगर याद रखिएगा कि अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान पूरी नहीं करता है तो पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर फाइन है जो ईरान को पे करना पड़ेगा अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। और कहीं कहते हैं 18 अरब है डॉलर या कोई 28, चले 18 अरब होगा शायद, मैंने 18 अरब भी कौन सा कम है, कोई नहीं, वो तो 18 अरब हमारी सकत ही नहीं है इतनी। 18 अरब कर लेते, हो सकता है मेरी नजर से फिगर जी, गलत जी। गुजरी हो। 18 अरब डॉलर पे करना पड़ेगा। जी, जी। अब इन तमाम चीजों में पाकिस्तान के साथ 10 बिलियन डॉलर के कहते हैं जी माहदे हो रहे हैं। 2 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान का जो है वो अभी तजारत का है जो यूएस जो हुजम है हमारा ईरान के साथ, हुजम है वो ये है। और पिछले 25 साल का फिगर उठा के देखिएगा तो पाकिस्तान ईरान की तजारत में 44% की कमी वाक़ हो गई। अब इन तमाम में 10 बिलियन डॉलर की वो तो हो गई, लेकिन मुझे, और मैं आपने अमेरिकन के बयान का भी मैंने आपको जिक्र कर दिया, अब जो माहदे सैंक्शन हुए हैं वो ट्रेड में भी हैं, एनर्जी में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड्स है जिसके अंदर माहदे साइन हुए हैं। अब उसमें आप ये सोचिएगा कि ये तमाम माहदे अगर होंगे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माहदे होंगे ना। जी, जी। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माहदे होंगे या कोई कंपनियां आएंगी तो उनकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी, वो हवाला और हुंडी में तो पैसे भेजेंगे नहीं, जी, जी। ना वहां से हवाले में आएंगे ना हम हवाले में पैसे भेज सकते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरह कंप्लीट होंगी उस प्रोजेक्ट की? जी, जी। ईरान पे तो सैंक्शंस हैं, तो जब वो बैंकिंग, और हमारे पाकिस्तान हुकूमत से परेशान है। कल किसी एक सहाफी ने शहबाज शरीफ से सवाल कर दिया था, वो खड़े हुए थे फलस्तीन के बारे में, तो कभी वो दाएं देख रहे थे, कभी वो बाएं देख रहे थे, कभी वो ऊपर देख रहे थे, जी, जी, पसीना उनके चेहरे पे आया हुआ था क्योंकि वो सहाफी कह रहे थे जी अमेरिका ने गजा में ये किया, अमेरिका ने गजा में ये किया। तो ये जब आप अपने अगर पाँव पे खड़े नहीं होंगे, अगर आप अमेरिका के प्रेशर के अंदर आएंगे, अगर अमेरिका का प्रेशर आप ले लेंगे, और अमेरिकन नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान का नेचुरल फ्रेंड है हमारा, उनसे 900 किलोमीटर से ज्यादा का हमारा बॉर्डर लगता है। ठीक है। तफ्तार से स्मगलिंग होती है, बेतहाशा स्मगलिंग होती है। आज आप कोयटा जाए, बलोचिस्तान जाए, आपको वहाँ पे चीज, मक्खन, हाँ जी, ईरान के बहुत सारे मसनूआत आपको मिलेंगे मिलते हैं, और जो पाकिस्तान की मसनूआत से सस्ते हैं, लोगों को वहाँ ये फायदा हो रहा है, वो स्मगल होके आ रहे हैं। अगर वो फॉर्मल तरीके से आए तो आपकी मार्केट में कंपटीशन आ सकता है, जो आपके लोग रोजाना कीमतें बढ़ा देते हैं उन कीमतों के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बात आप मुझे ये बताइए रहमान साहब, आप मुझसे ज्यादा इस चीजों में, अगर ये ट्रांजैक्शन होंगी किस तरीके का? जी, जी, जो जी। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है, या जैसे सी पैक एक आया था चाइना के साथ, और हमारे हर सियासतदान ने और हर शख्स ने नारा लगाया था कि इट विल बी अ गेम चेंजर, इट विल बी अ गेम चेंजर। मुझे बताइए वो कहाँ खड़ा हुआ है वो सी पैक? वो किधर खड़ा हुआ है? हैज इट बिकम अ गेम चेंजर? आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए, आपका फाइबर ऑप्टिक ले हो गया है, जो आपका रेल प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो गया है, जो गवादर में एयरपोर्ट था वो पाकिस्तान के हवाले हो गया है। वो क्यों रुके हुए हैं प्रोजेक्ट? वो आप याद रखिएगा, वो प्रोजेक्ट चाइना की वजह से नहीं रुके हुए, नहीं, वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की अनविजनरी और करप्ट लीडरशिप की वजह से रुके हुए, और कमजोर लीडरशिप, साथ कमजोर का लफ्ज भी ऐड कर लेना। कमजोर तो छोड़ देना, हाँ, कमजोर तो चलो एक उनका है ही है खासा।
ये मतलब है जाके सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे धाक जमा सकते हैं थ्रू दी पुलिस एंड थ्रू दी अदर लॉ एनफोर्समेंट इदारे। जी अब जी। इनके पास अपने हिसाब से काम करें। आप कहते हैं डू यू थिंक शहबाज शरीफ कैन विदस्टैंड दिस गवर्नमेंट कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ द अमेरिकन एंड इफ यू डू नॉट विदस्टैंड द प्रेशर, आप मुझे बताइए ना फिर हम आगे किस तरह। ईरान ने तो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया। ठीक है। ईरान ने तारीख की सबसे बड़ी बार्टर ट्रेड की है चाइना के साथ। हाँ जी, बहुत बड़ा उनका चल रहा है तजारत, बहुत बड़ा हुजम है। वो कहते थे आप हमें तेल दे दें, हम आपको दवाइयां दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, तो चीजें जो है बार्टर ट्रेड में जाके देखिए। तो पाकिस्तान में मुझे मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ 10 बिलियन की तजारत हो। आई विश, आई प्रे टू गॉड कि जी पाकिस्तान और ईरान के बाहमी तजारत का हुजूम बढ़े, हम उनसे चीजें लें, वो हमसे चीजें लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम सिस्टम जो है, ये तमाम पैराडॉक्स जो है, ये किस तरह पॉसिबल होगा? नहीं, ये तो अमेरिका के आगे होस्टेज बना हुआ सिस्टम, तो फिर बाकी क्या है? आप तो या तो सैंक्शन से डर लें तो या फिर अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें। मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो चीज नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ईरानी प्रेसिडेंट का विजिट एक सिंबल विजिट था और एक फोटो सेशन था, वो हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तान दोबारा जो है वो दौड़ेगा अमेरिका की तरफ क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि जी असल में बात ये नहीं थी, जी असल में बात ये है, असल में बात ये नहीं थी, जी असल में बात ये है। हम तो यानी अमेरिका ने क्या कहा है उस बयान में? अमेरिका ने कहा है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तिजारत हम करते हैं $20 बिलियन। जी उन्होंने कहा है बिल्कुल कहा। ये उसके उन्होंने मतलब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये लफ्ज इस्तेमाल। जी जी, बकायदा फॉर्मल स्टेटमेंट आई है उनकी। फॉर्मल स्टेटमेंट आई है। हाँ जी। कि सर तो अगर पाकिस्तान चलेगा तो हम सैंक्शन लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे पाकिस्तान। अब इन चीजों में के होते हुए आप मुझे बताइए कि क्या आप उसको इस विजिट को करके, विजिट मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि उनका आना बड़ा खुश आइंद है, हमारे लिए खुश आइंद है, मेहमान है हमारे लिए। मतलब उनका रिसेप्शन हमने किया बहुत अच्छा, उनको हमने सिक्योरिटी दी बहुत अच्छा। लेकिन इसके आउटपुट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या होंगे? आई डोंट थिंक सो कोई इफेक्ट्स होंगे उनके विजिट के एज फार एज दी इकोनॉमी और एज फार एज तिजारत या पाकिस्तान के ट्रेड वॉल्यूम का जहाँ तक कंसर्न है, वो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में पहले ओरिजिनल जो ब्लूप्रिंट था उसमें तो इंडिया भी शामिल था, इंडिया उसमें क्यों निकला? उसमें कोई उसकी वजूहात अभी आज तक आइडेंटिफाई हुई है? जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इंडिया तक वो जानी थी। जी जी, वो लेआउट इंडिया तक हुई थी, लेकिन इंडिया उसके अंदर शामिल नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने और ईरान ने कोशिश की थी इंडिया को लाने की भी, लेकिन इनिशियल प्रोजेक्ट में इंडिया आया नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इंडिया उस वक्त आता जिस वक्त पाकिस्तान का पोर्शन मुकम्मल हो गया होता। ठीक है, वो तो तब पॉसिबल था। जी इंडिया ने बाई एयर तो लेके जानी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है। जी पाकिस्तान के अंदर एंटर होगी तो आगे जाएगी ना। ठीक तो पाकिस्तान के अंदर जब एंटर ही नहीं होगी तो फिर इंडिया तो, और अब इंडिया को जरूरत भी नहीं है। साहब 650 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हाँ जी। और वो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक वो क्लेम करते हैं कि विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। जी जी, आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। जी जी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके बिहाइंड। So I don't think so they need the तेल नाउ बिकॉज ऑलरेडी उनका रशियन के साथ माहिदा चल रहा है। जी जी। और वो इतने परसेप्टिव है, इतने इमेजिनरी हैं कि उन्होंने बहुत अरसा पहले रशिया के अंदर, उनको पता था सैंक्शन होंगी, तो उन्होंने रशिया के अंदर इंडियन हुकूमत ने अपना एक फंड क्रिएट करके उनके बैंक में उसके अंदर पैसे डाल दिए थे ताकि रूबल में उनको ट्रांसफर हो सके। जब उनके साथ ये होती है विजनरी, ये होती है फॉरवर्ड थिंकिंग। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया विल लीड दैट गैस फ्रॉम यहाँ से, क्योंकि इंडिया के पास जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। नहीं तो इंडिया के अपने, अच्छा ये बताएंगे, कई कहते हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ईरान और इंडिया की भी जो आपस में बिजनेस है उसका भी वॉल्यूम अब बहुत बढ़ गया है और इसमें ईरान ने वेवर ली हुई है अमेरिका से, इंडिया ने वेवर लिया अमेरिका से कि जी हम पे सैंक्शंस की वेवर ली हुई है। कोई ऐसा है, कोई ऐसी सूरत हाल? नहीं वेवर तो नहीं नजर आया, लेकिन उनके साथ उनकी ट्रेड तो काफी चल रही है। दे आर डिपेंडिंग ऑन द इरानियन ऑयल आल्सो जी, इसलिए वो चूंकि डायरेक्ट उनकी बातचीत चल रही है तो दे डू नॉट वांट द ऑयल थ्रू पाकिस्तान। क्योंकि सैंक्शंस जो है, मैंने आपसे बताया ना, सैंक्शंस तो रशिया के साथ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना अकाउंट वहाँ खोला, उन्होंने अपना वहाँ पे पहले ही एक प्रिसेप्ट पहले ही
प्रिएम्प्टिव उन्होंने काम कर लिया। तो ऐसी सैंक्शंस वेव ऑफ होने की इंडिया के हिसाब से बात तो कोई नहीं आई, लेकिन जो मुल्क मजबूत होते हैं वो सैंक्शंस की परवाह नहीं करते। आपको याद है टर्की का केस आपको याद है? टर्की ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था। अब अमेरिका बड़ा चीखा कि नेटो के मेंबर है, आप नहीं ले सकते। उन्होंने कहा टू हेल विद यू, हमने हमारी मुल्क की सिक्योरिटी हमने रशिया से लेना है। उन्होंने रशिया से वो एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो जो मजबूत कौमें होती है, जिसके अंदर मजबूत लीडरशिप होती है, वो अपने फैसले खुद करती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी रूबल की बात की कि इन्होंने रूबल में वहाँ अकाउंट खोला है, तो एक खबर ये भी थी कि पाकिस्तान में कुछ एक दौर ऐसा भी आया था फेज़, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है, कि जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने आपस में तजारत बाहमी दोनों, यानी कि ये आपका जो करेंसी है वहाँ RMB, उसमें 14% तक वो आ गई थी हमारी बाहमी तजारत। लेकिन बाद में सुना कि वो सारी प्रोग्रेस फिर रिवर्स हो गई या गालिबन टोटल रुक गई, वो बावजूद जिस तरह आप बयान कर रहे हैं उसी दबाव के तहत। हालांकि वो बड़ा ओरिजिनल एक प्लान बना था कि जी ये पाकिस्तान और चाइना RMB में कारोबार करेंगे। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम बना था, लेकिन CPEC की सबसे बड़ी मुखालफत किसने की है? CPEC की मुखालफत अमेरिका ने की। हम चाहिए तो ये था कि हम अमेरिका को भी CPEC में शामिल कर लेते। चाइना कहती थी तो हो सकता है फिर अमेरिका CPEC की मुखालफत ना करता, दैट वाज अ बेटर अल्टरनेटिव। लेकिन CPEC की मुखालफत तो अमेरिकन ने की है ना, और जब अमेरिकन ने मुखालफत की थी तो आपको याद होगा पेस एकदम स्लो हो गई थी। जी। अब ये याद रखिएगा कि चाइनीज जो है दे आर टफ नेगोशिएटर्स। वो अपने जहाँ पैसा लगाते हैं वो पैसा वापस लेते हैं। हाँ। आपको पता है श्रीलंका में उन्होंने जो तुंगा पे वो जो पोर्ट बनाई थी, अब वो पोर्ट फिर उन्होंने शायद टेक ओवर कर ली थी। जब श्रीलंका ने पैसे नहीं पे किए तो उन्होंने पोर्ट उनसे कब्जे में ले लिए। तो हमारे यहाँ जिस तरह चीजें हो रही हैं, नहीं हमारी क्या चीज वो कब्जे में लेंगे? हमारे पास, हम तो पहले कब्जे में हैं। सर हम तो पहले ही गिरवी रख चुके ना, एयरपोर्ट गिरवी है आपकी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बातें खतरनाक कर रहे हैं इसलिए हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। मैं ब्रेक के बाद दोबारा जी हम हाजिर खिदमत होंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब। ये ब्रिगेडियर गज़फ़र साहब, अभी बात हुई कि चाइना जहाँ भी तजारत या सरमायाकारी करता है तो वो फिर अपनी शराइत भी, ज़ाहिर है वो तो उनका हक भी है, लेकिन ये है कि वो वहाँ से ये तवक्को कर लेना कि जी वो सरमायाकारी भी करेंगे और साथ हमें साथ फ्रिंज बेनिफिट्स भी दे जाएंगे और इसी तरह काम चलता रहेगा फ्री में। इस तरह तो वाकई नहीं होता और हमें आदत कोई बुरी पड़ी हुई है। तो जैसे आपने अभी उसका बताया कि श्रीलंका का जो पोर्ट था वो ले लिया गया, तो इसमें अब ये है कि अब इस वक्त जो अमेरिकन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्लिंकन, वो तो खुद चाइना के दौरे पे उनका है, कोई विज़िट सारा प्लान है कोई, और वो कहते हैं जी हमारे बाहमी इश्यूज़ हैं और उस पर जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान भी बातचीत हुई है। कुछ ऐसा है? ये कोई खबर पुरानी है, ताज़ी है, क्या है ये? कोई ऐसी बातें भी सुनने में आई थी। अमेरिका और चाइना जी जो है वो बड़ी ताकतें हैं जी। चाइना अब अमेरिका को मिलिटरली भी इकोनॉमिकली भी इस वक्त इस टाइम में उसकी मिलिटरली चला थोड़ा सा अगर आप नीचे करते स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वगैरह के हवाले से, साइज ऑफ द एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिड डेवलप कर रही है। अभी वो भी स्टेल्थ बॉम्बर बनाने मतलब टेस्टिंग उन्होंने कर ली है। अमेरिका के जो फाइटर्स है, जो जहाज है, वो लेटेस्ट एवियोनिक्स के हैं उनके पास जो मिलिट्री है। लेकिन चाइना इक्वल कंपटीशन में आ गया। इकोनॉमिकली आपने देख लीजिए कि अमेरिका का $1 ट्रिलियन का डेट है, क्या चाइना का डेट है $1 ट्रिलियन का? चाइना का $1 बिलियन का डेट भी नहीं है किसी। चाइना का अगर है भी तो कम है बहुत। चाइना ने किसी मुल्क से पैसा लिया ही नहीं, IMF वहां जाती ही नहीं है, ना वर्ल्ड डोनेशन अदारे जाते हैं। वो ज्यादातर काम जो है अपने बेसिस के ऊपर करते हैं। नहीं डेट है उनका, डाटा में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा इतना ज्यादा नहीं है। अमेरिका को तो बहुत कह रहा हूँ कि मतलब डेट वो ऐसा है जो पेएबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी जी। डेट जब पेएबल ना हो तो वो डेट सही डेट बनता है। ठीक है, आप किस्तें पे कर रहे हो और वो आपकी करेंसी से मैच कर रहा हो, आपके रिजर्व से मैच कर रहा हो, आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उससे मैच कर रहा हो, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, वो इशू नहीं होता। तो अब अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात जो है वो आपस में एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में पाकिस्तान फैक्टर नहीं बनता, पाकिस्तान पार्टनर नहीं बनता। पाकिस्तान फैक्टर बनता है जब अमेरिका चाइना के खिलाफ
पाकिस्तान को खड़ा करना चाहता है और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और पाकिस्तान नजदीक आए। जी जी। क्योंकि चाइना पुराने जमाने में आपको याद है ना, हालांकि चाइना अमेरिका को चाइना की ओपनिंग किसने दी थी? अमेरिका को चाइना की ओपनिंग पाकिस्तान ने दी थी। जी सदर जी। जिया के जमाने में आप आपको सदर याद है, निक्सन का दौर कह रहे हैं ना? जब वो ये प्रेसिडेंट हमारे जब यहाँ पे पाकिस्तान में जो उनके हेनरी किसिंजर जिसकी डेथ हुई है, ही केम टू पाकिस्तान, ही केम टू इस्लामाबाद। जी जी। इस्लामाबाद जो एक रात रहे, रात को PIA का जहाज दिया, ही वेंट टू चाइना, और वो इतना सीक्रेट दौरा था कि जो हेनरी किसिंजर की कंडक्टिंग टीम थी जी और जी। जो कंडक्टर उनका सेक्रेटरी था उनकी एम्बेसी में जो से कंडक्ट कर रहा था, इवन एम्बेसी तक को नहीं पता था कि किसिंजर क्या किधर गया हुआ है। और पाकिस्तान और एक ब्रिज बना चीन और अमेरिका के दरमियान। चीन गया, बल्कि वापसी पे PIA की फ्लाइट लेट हो गई थी वेदर की वजह से, तो वहां पे अमेरिकन एम्बेसी का अमला परेशान हो गया। तो उन्होंने पूछा जी वो किधर, कहते हैं कि जी वो मरी में जो है वो सनराइज देख रहे हैं कश्मीर हिल्स के ऊपर, इसलिए वो लेट हो गए, उनकी तबीयत कोई खराब हो गई है। तो ये चीज अब ये पाकिस्तान ने ओपनिंग उनको दी थी, अब जी जी। पाकिस्तान ने तो ओपनिंग दे दी। आज अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जैसे चाइना के खिलाफ जिन ताकतों को खड़ा करना है, वो इंडिया को तो कर ही रहे, लेकिन इंडिया, मैंने कहा ना, 25 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो अमेरिका की बात नहीं मानता। वो अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां वो अपने डिसीजन जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक खुद लेते हैं, और इसका मोदी ने 12 इजहार किया है। अभी बल्कि इजहार क्या किया, गार्डियन में अभी परसों जो रिपोर्ट छपी है पिछले हफ्ते कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 टारगेट किलिंग करी है, लोगों को मारा है, जो इंडिया की हुकूमत, ये इंडिकेट करता है उनकी बदमाशी को, वो कितनी बदमाशी करने पर तैयार है, और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे रहा। एक जमाना था जब इंडिया के अंदर किसी लीडर की धोती भी फटती थी तो इल्जाम लगा देते थे कि जी ISI ने फाड़ी है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर टारगेट क्लिक कर रहे हैं और हम मुस्कुरा के बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ बल्कि परसों का केयर टेकर वो इंटीरियर मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस की, उसने फिर कहा कि जी हाँ, ये एक सिख का जो कत्ल हुआ है ये इंडियन ने किया, इंडिया रॉ इन्वॉल्व है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया। अब वो अपने ताल्लुकात कायम करें ना करें, बनाएं, वो बनाएंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन वो पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को वो चाइना के खिलाफ खड़ा करेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। और जब भी चाइनीज का कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर आएगा, जैसे CPEC है जो वाकई एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, अगर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो जाए, वो उसकी मुखालफत करते रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, बिकॉज दे डू नॉट वांट चाइना एंड पाकिस्तान टू कम क्लोजर टू ईच अदर। इसलिए इसकी एक और फैक्टर जो बना है वो ये बना है कि चाइना और रशिया की बड़ी आपस में क्लोजनेस होती नजर आ रही है। काफी उनमें आपस में एक बेहतरी आई है ताल्लुकात में। और चाइना और प्यूटन को कौन रेजिस्ट कर रहा है, प्यूटन की मुखालफत कौन कर रहा है? नेटो कंट्रीज कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका नेटो कंट्रीज को कहता है पैसे दो, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा कि जी यूक्रेन को आप हथियार भेजो। और पिछले दौर में वो खबर आई थी कि हमने अटली शेल जो है जो PF में बने थे, एक फेक कराची में कंपनी कायम की गई थी, उसके जरिए जो है हमने यूक्रेन को वो प्रोवाइड किए। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका और चाइना जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान को वो चाइना के खिलाफ करके रहेंगे। और ये उनका, उसके दो मकासद हैं। एक तो पाकिस्तान को वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होने देना चाहते, इसलिए कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल हो गया तो पाकिस्तान फिर तो उनकी बात शायद ना सुने। दूसरी बात ये है कि हम एक मुसलमान कंट्री है विच इज ए न्यूक्लियर कंट्री, और ये चीज उनकी नजरों में 24 घंटे खड़कती रहती है, और उनका हर बयान जो होता है वो न्यूक्लियराइजेशन से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, परसों जवाद करीमी है ईरान के एक मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि हम न्यूक्लियर अपना एक्सप्लोजन करने से एक हफ्ते दूर हैं। उसके बाद हालांकि उनके एक और मिनिस्टर, उनके एक और बयान है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, उसमें भी पाकिस्तान पे इल्जाम आता है कि जी यहाँ से सेंट्रीफ्यूजीज गई 300-400 और यहाँ से डिजाइन गया, और डॉक्टर कदीर पे भी लगाते हैं। वो तो जो मर्जी कह ले, लेकिन इंडिया के ईरान के 2 साइंटिस्ट को तो मुसैद ने टारगेट किया था ना, टारगेट किलिंग की थी ईरान के अंदर, टारगेट किलिंग की थी मुसैद ने इंडिया के ईरान के 2 अपने साइंटिस्ट की। अब ये तो एक पिछले साल हुई थी, एक उससे पहले हुई थी। तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात उस जमाने में ऐसे नहीं रहे थे, खासतौर पर जब तक ये रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बहुत तनाव आया था। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान में सेंट्रीफ्यूज जो है वो ईरान को प्रोवाइड किए। ये मतलब अब वेस्टर्न प्रेस जो मर्जी कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है
माजी में जिससे आप कहें कि पाकिस्तान ने प्लूटोनियम या किस तरह ईरान की मदद की, सेंट्रीफ्यूजेस नहीं दिए, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे याद पड़ता है कि हम आर्मी हाउस में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बुलाए गए थे, मुशर्रफ साहब का दौर था, ही वॉज प्रेसिडेंट, तो वो आर्मी हाउस में उनका कैंप ऑफिस था ना, तो डॉक्टर कदीर का इशू था उन दिनों, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। तो हमने पूछा था मुशर्रफ साहब से कि जनाब ये आप किस तरह कह रहे हैं कि जी उन्होंने इस तरह टेक्नोलॉजी वहाँ दे दी और इस तरह, वो कहने लगे ये तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो साइंटिस्ट हैं वो तो एक स्केच भी बना के उन्हें दे दिया जाए, जेब से कागज़ निकालें, स्केच बना दें और वो हैंड ओवर कर दें या उसकी फ़ोटो भेज दें, तो उससे वो आगे काम चला लेते हैं। बहरहाल ये वो है तो बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री किस्म का जवाब आप था। अगर जनरल मुशर्रफ की किताब पढ़े जी जी जनरल मुशर्रफ ने जो डॉक्टर कदीर खान के हवाले से जिक्र किया है, जी जी, उसके अंदर कहीं भी ईरान का जिक्र नहीं है। ठीक है। वो बुनियादी तौर पे जो चीजें हैं, और पाकिस्तान ने देखे ना, अब बेनजीर भुट्टो के जमाने में जो M11 मिसाइल्स है कि जो बनाए थे कोरियर, उसकी टेक्नोलॉजी हमने ली थी, जिसके बाद हमने फिर अभी शाहीन 3 और जो हमने मिसाइल बनाए तो हमने खुद है ना। तो ये बात वही है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की नहीं, ये उसमें कोई इतनी पाबंदी भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एक दूसरे से सीख ही लेते हैं साइंटिस्ट। अब जो अमेरिका ने जो एटम बम बनाया बुनियादी तौर पर जर्मन साइंसदानों ने बनाया ना जी, जो हिटलर के जमाने में बना रहे थे, या ओपनहाइमर जो अब आपने फिल्म भी आ गई है, अब आपको पता है, अब तो आपने फिल्म, लेकिन उसके पीछे वो जो उन्होंने कवर नहीं किया उस फिल्म में, उसमें बहुत सारे ऐसे जर्मन दिमाग थे जिसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। तो ये चीजें चलती रही है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कोई सेंट्रीफ्यूज ट्रांसफर के हिसाब से मेरे को ऑथेंटिक एविडेंस कोई नहीं है ऐसा। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान बेसिकली खटकता क्यों है अमेरिका को? कोई ईरान की कोई राइजिंग पावर जो उसको नज़र आ रही है कि ये बड़ी इमर्जिंग पावर है, या सिर्फ एक मुंह जोर एक क़यादत है या एक मुंह जोर मुल्क है दुनिया में जो उसकी हेजिमनी को चैलेंज करता है? असल इश्यूज हैं क्या? सर साहब, एक दुनिया में एक आपकी नज़र से गुजरा होगा सेवन सिस्टर्स, फ्लैग ऑफ, वो एक बड़ी अच्छी सीरियल भी है। जी जी, यानी दुनिया की जो बड़ी ऑयल कंपनियां, दे आर नोन एज सेवन सिस्टर्स, जिसमें शेल है, जी जी, अपना आपका BP है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, और एक्सॉन है, ये तमाम इनकी अपनी 1930s में इनके हेड ने मिलके अपनी एक मुनाफी बना ली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकी वजह से हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर इनकी वजह से हुई, और आपको याद है रॉथस्चाइल्ड्स हैं फिर आगे। दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं उनके आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो उसमें ऑयल डिप्लोमेसी और ऑयल एक्सप्लोरेशन आपको नजर आएगी। और आपको याद है कि जब मुसद्दक ने नेशनलाइज किया था ईरान, तो उसके बाद BP वहां से निकल गई थी। उसके बाद मुसद्दक को, यानी बरतानिया ने बाकायदा अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि यार अपना मुसद्दक की गवर्नमेंट चेंज करो और हमारी मदद करो। फिर अमेरिका, तो उसमें ब्रिगेडियर साहब यहाँ मुझे याद पड़ता है कि शायद कोई एग्जीक्यूशंस भी हुई थी वहाँ, को शायद ईरानियन असैसिनेशंस भी हुई थी ना तब। हाँ, ईरानियन फौज के ऑफिसर्स को कल्टीवेट किया गया और मुसद्दक का तख्ता उलट दिया। जी जी, बिकॉज ऑफ ऑयल। फिर नासिर ने, प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने जब अपना सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया है, उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है? उसके बाद एक फौज वहां जाके उतर गई थी जिसने वहां पे लड़ाई की थी और मिस्र के साथ उनकी जंग हुई थी। तो ये ऑयल डिप्लोमेसी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो अरामको है तो वो सऊदी अरब और बाकी मुल्कों का तो ऑयल कंट्रोल करती है, ईरान का ऑयल उनके फैक्टर में नहीं आता है। तो अगर ईरान को वो छोड़ देते हैं और ईरान के अंदर जो तेल की दौलत है, और जो ईरानियन एक पुरानी मतलब अरसा दराज की एक वो ट्रेडिशन है उनकी रियासत की और उनकी एक तारीख है, यानी तो एक इंडिपेंडेंस का ऑरा है ईरान का, ऑरा है। हाँ। तो आप ये देखिए, और दूसरी बात याद रखिएगा कि ईरान का इजराइल से फासला कितना है? 1800 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है। अब दो तरीकाकार से, अगर आप जॉर्डन के ऊपर से जाते हैं तो और डिस्टेंस है, सऊदी अरब और सीरिया के ऊपर से जाते हैं तो और डिस्टेंस है। तो ये वो बिल्कुल ईरान जो भी मिसाइल बनाएगा उसके अंदर इजराइल जो है वो ईरानियन की मिसाइल रेंज में आता है। अब फतह जो उन्होंने बनाया है, तो अमेरिकन जो है इसलिए, और उससे पहले जॉन बोल्टन जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने क्या बकवास की थी जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये एक्सेस ऑफ ईवल का जो है उसके मुंह से निकला था। फिर ईरान इज अ मुस्लिम स्टेट। फिर ईरान और इराक की जंग किसने करवाई थी? अमेरिकन से करवाई थी ना। मतलब एक किताब आप उठा के पढ़े, बड़ी मशहूर किताब है, उसने कहा CIA ने अपना जो
सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन को बताया कि जी मैं हमला करने वाला हूँ कुवैत पे और मेरी ईरान से तो उन्होंने कहा जी हम आपके बायलैटरल, उनके एम्बेसडर का ये रिकॉर्ड में है कि वी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन योर बायलैटरल रिलेशन, आपने जो करना है वो करे, मीनिंग देयर बाय इनवाइटिंग सद्दाम टू अटैक कुवैत एंड टू अटैक। तो ये अमेरिकन की नॉट के बाद ये हमला हुआ था। ठीक है। सो इन तमाम तनाजुर में आप ये देखिएगा कि ईरान जो एक डायनेस्टी है पुरानी, ठीक है, और अगर उसके बाद तेल की दौलत आ जाती है तो वो दुनिया का कितना पावरफुल मुल्क बन जाएगा। अभी वो सैंक्शंस के बावजूद भी उन्होंने मिसाइल भी बना लिया, सैंक्शन के बाद उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, सैंक्शंस के बावजूद उनकी ट्रेड भी चल रही है, सैंक्शंस के बावजूद भी उनके अंदर इतनी महंगाई नहीं है अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, जितने पाकिस्तान में बगैर सैंक्शंस के आपको नजर आती है, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप बड़ी कमिटेड है। वहाँ की लीडरशिप जो है वो फ्रेंडली है, वहाँ की लीडरशिप जो है वो अवाम ओरिएंटेड है। यहाँ तक नहीं वहाँ इतनी करप्शन का लेवल है सही, लेकिन इतना नहीं है। तो बात यह है कि उस तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस और दूसरी बात है, आप अमेरिकन की पूरी लीडरशिप का बायोडेटा निकाल लीजिए और आप उसमें ये देख लीजिए कि अमेरिका की लीडरशिप और बरतानिया के अंदर जो कांग्रेस में हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे होते हैं, उनमें से कितने एमपीज हैं जो मुसैद के पैसे पे पल रहे होते हैं। हर एक का एस्टीमेट अवेलेबल है तारीख में कि कितने कितने बिलियन डॉलर जो है वो इजराइल ने उन्हें दिए हैं इजराइल की कन्वेंसिंग करने के लिए। जो बाइडन जो है इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया है अपना इजरायली मुसैद ने, वो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जब जो बाइडन जो है ये जब कांग्रेसल कमेटी का फॉरेन अफेयर कमेटी का चेयरमैन था 1982 में, तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी, इसने कहा था कि हमें वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ सपोर्टिंग इजराइल बिकॉज इफ देयर वाज नो इजराइल वी वुड हैव टू इन्वेंट वन इजराइल। जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बड़ा टाइम निकाला। तो नाजरीन, आपने ये सारी बातचीत सुनी कि ये बिल्कुल इसमें पूरा पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी रोशनी डाली गई, और अमेरिका का बिलखसूस जो इस खित्ते में दबाव है, हम तनाव की जो कैफियत है और उसके जो हेजेमोनिक डिज़ाइन है वो भी डिस्कस किए। और देखें कि जब हम यहाँ पे गेस करते हैं कि जी अमेरिका में अगर ट्रंप आ जाएंगे, जो बाइडन चले जाएंगे, तो शायद इसराइल के ऊपर उनकी पॉलिसी कोई ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा पैकेज इसराइल को सपोर्ट के लिए जारी किया गया जो $100 अरब के करीब है, बहुत बड़ी रकम है। उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के और जो बाइडन की पार्टी के लोगों की अक्सरियत जो है उस फंड की को मंजूर करने में उसकी उनको हमायत हासिल है। तो इसलिए ये तवक्को करना कि कोई वहाँ पे क़यादत तब्दील होने से कोई यहाँ इसराइल की पॉलिसी उनकी तब्दील हो जाएगी, ऐसा भी चांस नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।